इंडिया और न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे फटाफट से पहले तो 3 टर्म्स अपने को देखनी है। नंबर 1 इज टैरिफ्स। टैरिफ्स आप बार बार सुनते हो, ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है जिसको इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर इंपोज कर दिया जाता है। अगर हम जाएं जुलाई के आसपास के टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे आप सिर्फ टैरिफ वॉर्स के बारे में सुन रहे थे। कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर्स की वजह से हमने डेप्रिसिएशन भी करी थी। ये वाला आर्टिकल फ्राइडे को होगा, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राइडे वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टैरिफ्स है ये कहाँ पे इंपोज करे जाते हैं? तो जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से परचेजिंग करती है तो वहां पे आगे टैरिफ्स। उसके बाद आप एक और टर्म सुनते हो, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरा आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब फ्री तो नहीं होगा पर रिड्यूस कर दी जाएंगी यहाँ पे सर्टेन जो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे या तो रिमूव ही कर दिया जाता है, अगर आप देख लेते हो कि ज्यादा ट्रेड है नहीं अपना इस कंट्री के साथ, या फिर हम सरप्लस में होते हैं तो वहां पे रिमूव भी कर देते हैं, या फिर टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। ज्यादातर जो गुड्स एक दूसरे के बीच में ट्रेड होती हैं। अभी जैसे आप इंडिया और न्यूजीलैंड का जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ोगे, यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया ने जो रिडक्शन करी है वो 95% गुड्स पे करी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था कि मोस्ट ऑफ द जो गुड्स होती हैं उनके ऊपर रिमूव कर दिया जाता है या तो रिड्यूस कर दिया जाता है जो टैरिफ लगा होता है। तो मतलब कुछ एक पे अभी भी लग सकता है। उसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जब देखोगे तो यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रेफर। तो यहाँ पे गुड्स भी प्रेफर होती हैं, यहाँ पे कंट्रीज भी प्रेफर होती हैं। सभी कंट्रीज के बीच में आप पीटीए के बारे में नहीं सुनोगे। ज्यादातर जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, ये डेवलप नेशंस करते हैं अलॉन्ग विद द डेवलपिंग कंट्रीज। तो बाकियों के कॉन्टेक्स्ट में आप ज्यादा सुनते नहीं हो पीटीए के बारे में। यहाँ पे गुड्स भी सिलेक्टेड, कंट्रीज भी सिलेक्टेड होती हैं। पीटीए इस एग्रीमेंट में भी क्या किया जाता है, जो टैरिफ्स होते हैं सिलेक्टेड गुड्स जो प्रॉपर्ली सिलेक्टेड करी हुई हैं कि इन्हीं गुड्स के ऊपर हम रिड्यूस करेंगे, उस पर रिडक्शन कर दी जाती है टैरिफ्स की। ये पीटीए है। ज्यादातर आप यूरोपियन यूनियन और जब भी कोई अफ्रीकन यूनियन या हमारी कंट्री की बात चलती है तो उनके पास चॉइस रहती है कि वो एफटीए यूज करेंगे पीटीए यूज करेंगे। अभी देखो ये जो एफटीए है 2025 की अगर स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले बहुत पहले आपने एक यूके का एफटीए पढ़ा था, यूके के साथ एफटीए जब साइन हुआ था। दूसरा ओमान के साथ एफटीए साइन हुआ है, ये जो आपके रिलेशन वाले बच गए थे। एक आपने करा था इंडिया और जॉर्डन, दूसरा आपका ओमान एंड इथोपिया बचा है, उसकी की आउटकम्स देखनी है अपने को। तो ओमान के साथ भी हमने एफटीए साइन कर लिया है, और जो तीसरी कंट्री निकल के आई है वो न्यूजीलैंड। 3 कंट्री के साथ एफटीए अपने में ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां से बन जाता है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं इसके पूरे बेसिक पॉइंट। सबसे पहले ज्योग्राफी के ऊपर न्यूजीलैंड की लोकेशन देखो, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ गया, इसके बिल्कुल ये ईस्ट पार्ट, ये साउथ, तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन पे आप लोकेटेड देखोगे न्यूजीलैंड। उसके बाद न्यूजीलैंड की थोड़ी और स्पेसिफिक बात करें तो एक कैपिटल भी आ जाएगी वेलिंगटन। तो वेलिंगटन अगर देखोगे तो एक नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, एक साउथ आइलैंड है। नॉर्थ आइलैंड के सदर्न टिप के ऊपर वेलिंगटन लोकेटेड है। देन यहां से एक स्ट्रेट भी जाती है, दैट इज कुक स्ट्रेट। तो एक तरफ आपका तास्मान सी है, दूसरी तरफ आपका पैसिफिक ओशन आता है, उन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करती है। अगेन जिन्हें स्ट्रेट का पता नहीं है, ऑनलाइन में कुछ नए बच्चे भी हैं, तो स्ट्रेट मतलब एक नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करके रख रही है, तो इसको याद रखना, कुक स्ट्रेट। इसके अलावा लैंड एरियाज कौन से सेपरेट हुए, तो न्यूजीलैंड का नॉर्थ वाला पार्ट और न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड वाला पार्ट। अब डील के अंदर क्या क्या चीजें हुई तो देख लो, इंडिया ने जो रिडक्शन करी है टैरिफ्स में वो 95% न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट्स पे, मतलब न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करेगा चीजें किससे, इंडिया को, फिर इंडिया इंपोज करेगा वहां पे टैरिफ्स। इंपोर्टेड गुड्स किसके लिए हुई, इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट किसने किया, न्यूजीलैंड। तो ये देख लो एफटीए ने बोला ना कि कुछ गुड्स, मोस्ट ऑफ द गुड्स होंगी जिनके ऊपर टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो 95% यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब 95% प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, वो कोई भी होंगी रैंडम एबीसीडी, इंडिया और न्यूजीलैंड आपस में वो डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने बोला है कि हम 100% जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा हमें, यानी कि हमारे लिए इंपोर्टेड गुड्स, तो हम 100% वहां पे रिडक्शन कर रहे हैं टैरिफ्स के ऊपर। मतलब अगर मैप के ऊपर ड्रॉ करोगे तो इंडिया आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, यहाँ पे न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने क्या बोला कि जब भी हम चीजें बेचेंगे इंडिया को, तो मतलब इंडिया के लिए वो गुड्स कैसी आ गई, इंपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जब इंडिया टैरिफ लगाएगा तो 95% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बोल दिया कि हम टैरिफ्स को रिड्यूस करेंगे। 100% वर्ड नहीं यूज करा, लिखा था ना एफटीए की डेफिनेशन में, या तो रिमूव कर दिया जाता है या तो रिड्यूस कर दिया जाता है। प्लस इंडिया जब एक्सपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड को, मतलब वो इंपोर्टेड गुड्स हो जाएंगी किसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए। तो इन्होंने बोला कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी हम क्या करेंगे, 100% रिडक्शन कर देंगे, मतलब जितनी भी गुड्स आएंगी 100% रिडक्शन कर रहे हैं टैरिफ्स के ऊपर। इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंडिया, अगर शॉर्टकट में बोलें कि किस चीज के लिए न्यूजीलैंड को ज्यादा जाना जाता है, क्रिकेट को साइड कर दो, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हुआ ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सॉरी
अरे ये तो फैक्ट आ गया, मैं पूछ रही हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म आ गया, देन डेयरी सेक्टर में आपने सुना होगा, डेयरी सेक्टर छोटी सी कंट्री है पर फर्स्ट रैंक पे देखोगे तो न्यूजीलैंड का नाम आ जाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एक्टिविटीज। अब ये क्या होती है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एक्टिविटीज? यस, सैनिटरी मतलब सैनिटेशन के ऊपर फोकस है। इनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, डस्टबिन से जो भी चीजें आई बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनकी टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी है, इनकी क्लीनलीनेस के लिए न्यूजीलैंड को जाना जाता है। एक मैंने और वर्ड बोला, फाइटोसैनिटरी। फाइटोसैनिटरी का क्या मतलब है? नहीं, यस, फाइटो मतलब प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स का मेंशन करा जाएगा। अब प्लांट्स भी कैसे, प्लांट्स आपने एक तो वेस्ट डिस्पोजल वगैरह के लिए यूज कर लिए, प्लस जो भी यहाँ पे क्रॉपिंग करी जाती है ट्राई किया जाता है कि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर उनका कम से कम यूज करा जाए। तो मतलब इन 3-4 चीजों के लिए न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा माना जाता है। अगेन तो यही चीजें हम इंपोर्ट भी करेंगे फ्रॉम न्यूजीलैंड, टेक्नोलॉजी आएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग आएगी और रेमिटेंसेस। हाँ, रेमिटेंसेस तो चलो आ ही जाएगा, ये मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। अब इंडिया का देखोगे, इंडिया से आपको एक तो आईटी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, आईटी यहाँ पे आएगा। न्यूजीलैंड ने बोला है हम आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। अब सुनो, इंडिया का जब भी नाम आएगा, फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे भी जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं के ऊपर दोबारा से फोकस करके करें। हाँ, रिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। और स्टील, स्टील देखो स्टील का बेचते तो हैं पर यहाँ पे न्यूजीलैंड में सच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ऐसे कि स्टील के ऊपर हमने फोकस किया। अब देख लेते हैं फटाफट से। अब न्यूजीलैंड की यहाँ पे तारीफ करी गई कि वैसे भी वो ज्यादा टैरिफ हमसे नहीं लेते थे, 2 to 3% ही था, जो कि बहुत कम है अगर वैल्यू वाइज देखें, लिमिटेड है काफी ज्यादा। और इसके अलावा 15 साल में आप 2025 चल रहा है, 25 के पीछे जाओगे तो 20 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड ने इंडिया में करी है। तो इन्वेस्टमेंट भी आती है काफी सारी न्यूजीलैंड से। इसके अलावा ट्रेड का आपको, टैरिफ का आपको काफी इम्बेलेंस देखने को मिलता है। इंडिया ठीक ठाक ड्यूटी टैरिफ इंपोज करता है, जबकि न्यूजीलैंड के केस में आपने देखा 2 to 3% की ही वैल्यू यहाँ पे इंपोज करता है। 2024 से 25 का डेटा याद रख लेना। बायलैटरल ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा लो है, 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का ही ट्रेड रहता है ओवरऑल। तो टैरिफ वो जो रिड्यूस करेगी, एफटीए लगा लेते हैं, तो वो बनता भी है। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड बहुत ज्यादा कम है, और जब आप ट्रेड टैरिफ्स को कम कर देते हो तो उससे फिर आपका ट्रेड एक दूसरे के साथ बूस्ट भी करता है, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ जी नितिन, ये वाली क्या चीज? हाँ, ये न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड के बारे में बोला कि न्यूजीलैंड हमसे वैसे भी ज्यादा टैरिफ नहीं लिया करता था, ये इंडिया ने बोला, उनका आ गया ये। और ये जो 95% है ये प्रोडक्ट्स का बताया हुआ है जो इंडिया परचेज कर रहा है फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये प्रोडक्ट्स हैं कि 95% जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफटीए की कैटेगरी में आएंगी, मतलब 5% जो प्रोडक्ट्स होंगी वो अभी भी ऐसी होंगी जिनके ऊपर इंडिया टैरिफ्स लगा सकता है। ये 95% ये प्रोडक्ट्स हैं। ये जो 2 to 3% आया, ये न्यूजीलैंड का टैरिफ बताया हुआ है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम था, तो एफटीए में अगर आ भी गया है तो प्लस ही पॉइंट है एक तरह से। और अगर ट्रेड देखोगे दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कम आपको मिलेगा, 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का ही है। इन्वेस्टमेंट देखोगे वो न्यूजीलैंड से जाती है टुवर्ड इंडिया, तो आपने देखा पीछे 20 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड ने इंडिया में कर रखी है। आईटी सेक्टर आ गया इन शॉर्ट, हाँ सरप्लस में है अगर इंडिया को देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया जो है अब फोकस कर रहा है कि अपने एक्सपोर्ट्स को हमने एक्सपांड करना है, डिफरेंट कंट्रीज में करना है, उसमें से न्यूजीलैंड भी है। प्लस एक चीज, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, पर स्किलिंग भी करनी पड़ेगी। अगेन न्यूजीलैंड को भी स्किल्ड लेबर ही रिक्वायर्ड है। उसके अलावा पावर सर्विसेज, पावर में सारे एनर्जी सेक्टर आपके आ जाएंगे, वो भी इन्वॉल्व है। न्यूजीलैंड के क्या क्या गेन्स होंगे, तो इंडिया एक सबसे बड़ी मार्केट की फॉर्म में आज देख रहे हैं। जापान की आपने MUFG करके कंपनी पढ़ी थी कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी अब ये अपने स्टेक्स परचेज करेंगे, कर भी लिए परचेज, बस यही अपडेट है अभी के लिए, स्टेक्स परचेज कर लिए, वो जो 20% का आप देख रहे थे। कौन कौन से थे बताना, 2-3 फॉर्म्स जो आपको याद है। एक KKR में वेंडर्स की कैटेगरी में बोला था, और नंबर 2 यस बैंक था, नंबर 3 श्रीराम फाइनेंस,
ये याद रख लेना, ये होम लोन से एसोसिएटेड बड़ा ज्यादा चल रहा है, एड्स भी आती हैं इनकी, तो उनको याद रख लेना। और पीपल मूवमेंट देखोगे तो इंडिया से भी न्यूजीलैंड काफी बच्चे जाते हैं स्टडीज के पर्पज से, प्रोफेशनल स्किल्ड वर्क की फॉर्म में, तो मतलब बायलेटरल एंगेजमेंट ठीक ठाक है हमारी छोटी सी कंट्री न्यूजीलैंड के साथ भी। इसके बाद एफटीए के और क्या क्या प्रोविजन है, सबसे ज्यादा बोला कस्टम्स के ऊपर फोकस करना। जब कस्टम वर्ड आ गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो लगती हैं, ड्यूटी मतलब एक तरह का टैक्स ही आएगा। इसके अलावा एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, सैनिटरी से लग गया ना पता, वो जो सैनिटेशन वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है, फाइटो सैनिटरी जहां पे प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सैनिटेशन वाली एक्टिविटीज में। इसके अलावा टेक्निकल बैरियर्स जो ट्रेड में हुआ करते थे वो भी अब कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा मार्केट एक्सेस न्यूजीलैंड को इंडिया के अंदर और मिलेगी जब आपने एफटीए की कैटेगरी में उसे इंक्लूड करा है। कोऑपरेशन और किन किन एरियाज में करी जाएगी, तो इंडिया का आयुष। जब न्यूजीलैंड के बारे में आप सुनते हो, कोई डांस याद आता है आपको जो पार्लियामेंट में बड़ी बार देखने को, डांस ही कर दो, कौन सा? वेरी गुड, हाका डांस। और कौन सी कम्युनिटी आ रहे हैं वो? हाँ, माउरी, वेरी गुड, माउरी, माउरी कम्युनिटी आपको न्यूजीलैंड से मिलेगी और हाका डांस उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो तरह की अप्रोचेस होती हैं वो सोचने की भी, कईयों ने उनको बोला, बड़ा नेगेटिव नोशन पे देखा कि क्या ये प्रिमिटिव स्टाइल में आज भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कि आज का टाइम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का है, पर कईयों ने उसे पॉजिटिव नोट पे देखा कि अपना कल्चर नहीं छोड़ा हुआ है। तो वो दोनों ही अप्रोचेस आएंगी। एंथ्रो में आप न्यूट्रलिटी पढ़ते हो इन दोनों में, कि कल्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपमेंट तो कर ही रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है, तो वो कल्चर के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आए थे। एनीवेज याद आ गया ना आपको वो, तो माओरी कम्युनिटी है वो फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसके अलावा बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोऑपरेशन करने की बात करी है। इंडिया जाना जाता है ट्रेडिशनल मेडिकेशन सिस्टम के लिए, मैं कॉलेज हो मर्जी बोल के गए हूं, पर ट्रेडिशनल जो एजुकेशन थी वो आज भी चलती आ रही है। आयुर्वेदा के अंदर लोग अपनी डिग्री अटेन करते हैं। खैर मर्जर चल पड़े अब तो, कि ट्रेडिशनल और वो जो आपकी एलोपैथिक फॉर्म है उनको हमने मर्ज करना है, क्योंकि अब जो बीमारियां हैं वो भी अपग्रेड हो चुकी हैं। वैसे यहाँ पे आयुष पे फोकस करा। आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, देन यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, होम्योपैथी। देन कल्चर, फिशरी, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जब भी आए कौन से शब्द आएंगे इसके अंदर डेफिनेशन में? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स आ जाएंगे आपके, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स में इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मतलब हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्लोरिकल्चर भी आपने एक फॉर्म सुनी होगी। फ्लोरिकल्चर जो है स्पेसिफिकली रिलेटेड है टू फ्लावर्स। वैसे पोमोलॉजी करके एक टर्म आपने सुनी होगी, इनको कर लो नोट। स्पेशली जो हरियाणा या फिर जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं वहां पे लॉजीज बड़ी पूछी जाती हैं आपसे, तो इनको ध्यान में रखना। पोमोलॉजी देखो, पोम ग्रेनेट के साथ भी एसोसिएट कर रहा है, अनार के साथ, तो इसको याद रख लेना, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद आती है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है ये वेजिटेबल्स का स्पेसिफिक कल्टीवेशन रहता है। और उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स की कल्टीवेशन रहती है। बाकी और भी बड़े सारे कल्चर्स हैं, पर वो नाम के ऊपर बेस्ड है, वहां से आपको इजीली पता लग जाएगा कि किस चीज की बात करिए, तो उसको कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो पोमोलॉजी फ्रूट्स के साथ, ओलेरी कल्चर वेजिटेबल्स के साथ, एंड फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के साथ। नीतू, आयुष है, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ये आ जाएगी। अच्छा लिखना है, लिख दिया किसी ने चैट बॉक्स में, मेरे ख्याल से मोनिका ने लिख दिया, ठीक है। हाँ, माउरीज और हाका डांस, गुड। ये फॉर्म्स याद रखना। हॉर्टिकल्चर के ऊपर फोकस करने को बोला, और इंडिया के अंदर आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर पे काफी हम ध्यान भी देते हैं। इवन ये जो डिसिप्लिन है बहुत टाइम पीरियड के बाद में आया था। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ोगे बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, ज्योग्राफी पढ़ोगे बड़े लंबे टाइम से चल रहा है, पॉलिटी भी चलती आ रही है। जब आपने आईवीसी पढ़ा था वहां पे भी आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ते आए हो। पर जैसे ये हॉर्टिकल्चर हो गया, इवन एंथ्रोपोलॉजी है, ये बहुत रिसेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज में ऐड करे गए हैं। तभी तो हॉर्टिकल्चर आपको सारे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, या फिर एक कॉलेज होगा जो कि स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर के ऊपर फोकस करेगा। अब मास्टर्स भी होती है हॉर्टिकल्चर पे, तो इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर का डिसिप्लिन है वो अब काफी ज्यादा एक्सपांडेड हो चुका है, तो हॉर्टिकल्चर में बोला है। देन उसके बाद आती है फॉरेस्ट्री वगैरह, ये सारे आपने ध्यान में रखने हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जैसे इंडिया में आज भी आयुर्वेदा को, यूनानी को, सिद्धा को, योगा को प्रमोट करा जाता है, तो वहां पे भी उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज सिस्टम है। इवन जब हमारे यहाँ से एक विजिट भी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो आपको याद होगा उन्होंने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज करके उनका वेलकम करा था। जैसे धुआं निकलता है ना धूप का, वैसे वो भी यूज कर रहे थे। तो मतलब वो ट्राइबल कल्चर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के बीच में आज भी कोऑपरेशन आपको मिल जाएगी ट्रेडिशनल सिस्टम्स के ऊपर। अब मेन जो एम है एफटीए का, वो इंडिया का आयुष
जो सिस्टम है उसे इंटरनेशनली और अवेलेबल करवाना है। योगा तो हो ही चुका है। अभी एक स्टेटमेंट भी आई थी कि जो योगा है ये बुक नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है, मतलब एक तरह का मेथड है, तो उस पर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। कुछ खास नहीं है उसमें अभी पढ़ने के लिए, तो उसको छोड़ देना है। मेडिकल वैल्यू जो है इंडिया की वो ट्रैवल करे थ्रू आउट द वर्ल्ड। एलोपैथी फॉर्म ऑफ एजुकेशन को आप देखोगे तो इंडिया में महंगा है। गवर्नमेंट अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो आप प्राइवेट यहां से नहीं कर पाते, अनटिल और अनलेस आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग नहीं है, तभी कर पाओगे ना। मतलब डोनेशन इतना ज्यादा ले लिया जाता है, नहीं कर पाते। तो फिर इंडिया की जो डायस्पोरा है वो बाहर जाती है ताकि एमबीबीएस बाहर से हो सके। यहाँ पे मेन फोकस आयुष के ऊपर है, जो कि इंडिया की ट्रेडिशनल रूट्स में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इसको तो बहुत बच्चे करते हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं। तो आयुष को प्रमोट करने की बात करिए। टैरिफ की एसिमेट्री देखने को मिलेगी। ये देखो, न्यूजीलैंड का जो इंपोर्ट टैरिफ रहता है वो 2.3% के पास में, पर वहीं पे इंडिया का जो एवरेज टैरिफ रहता है इंपोर्ट्स के ऊपर वो 16.2% है। मतलब न्यूजीलैंड यहाँ पे सॉफ्ट अप्रोच के साथ है, इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्रेसिव दिखेगा अगर कंपेयर करोगे। 2.3 और यहाँ पे 16.2% है। देन 58.3% जो न्यूजीलैंड का टैरिफ लाइंस है वो ऑलरेडी ड्यूटी फ्री है। पीछे देखा आपने 2 to 3% ही ये टैरिफ्स इंपोज कर रहे थे बाकी के ऊपर, तो वही लिखा है यहाँ पे 2.3%। नितिन, ये पॉइंट आई थिंक अब आपको क्लियर है, ये न्यूजीलैंड का था जो 2 to 3% था। इसके अलावा अब ये थोड़े से कमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला कि एफटीए सिर्फ इनफ नहीं है, हमें थोड़े और कमर्शियल लिंक्स जो है न्यूजीलैंड के साथ डेवलप करने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या क्या है, तो न्यूजीलैंड का डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर टू इंडिया, देखो शेयरिंग भी होती है, न्यूजीलैंड में भी हॉर्टिकल्चर ठीक ठाक डेवलप हो रखा है। इसके अलावा इंडिया का मेन फोकस रहेगा फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज न्यूजीलैंड के लिए, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखोगे तो न्यूजीलैंड की लोकेशन सबसे पहले साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। अभी देखा ना आपने, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड कौन सा स्ट्रेट था, कुक स्ट्रेट। इधर आपने देखा कौन सा सी था, तास्मन सी। यहाँ पे देखा आपने साउथ पैसिफिक ओशन। तो इंडो पैसिफिक रीजन आप बार बार पढ़ते हैं, तो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस भी है हमारे लिए न्यूजीलैंड की। तो और ज्यादा डीपन करने की ट्राई करनी पड़ेगी हमें, वो चाहे से कोई सी भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, एनीथिंग। तो ये वही लिखा है। और एग्रीकल्चर भी आप देखेंगे, उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स, जैसे मिल्चिंग जब आज करी जाती है इंडिया के अंदर, अभी भी हैंड ड्रिवन ही है। पर जम्मू एंड कश्मीर के एक यूथ क्लब ने क्या किया था, मतलब काफी युवा लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने बोला कि हम डेयरी वगैरह यहाँ पे ओपन करेंगे। उन्होंने न्यूजीलैंड के मॉडल अडॉप्ट करे थे कि टेक्नोलॉजी से ही मिल्चिंग कर देंगे एनिमल्स की। अरे वो जो टीट्स होते हैं ना गाय वगैरह के, भैंस के दूध जहां से निकलता है वो हाथ से करते हैं इंडिया में, आज भी ट्रेडिशनल मेथड है। न्यूजीलैंड में देखोगे वहां मशीन लगा लेते हैं, वही सक्शन करता है और वहां से मिल्क निकल जाता है। और वो प्रोसेस ऐसी नहीं है कि उनकी बॉडी पे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी छोड़ता है, पॉजिटिव नोट पे उसको लेते हैं। तो वो जम्मू कश्मीर ने जो बच्चे थे वहां के, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था मेथड। केस स्टडी आ गया कि हम फॉरेन कंट्रीज के आइडियाज भी यहाँ पे पिक करते हैं। बाकी आज के ज्यादा युवा को नहीं है डेयरी में इंटरेस्ट, जब काम वगैरह कर लेंगे, जॉब एक टाइम पे रिटायर हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि डेयरी खोल लेते हैं या कोई खेत में काम शुरू कर देते हैं। उसके अलावा पहले हम अपग्रेड होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। बाकी ज्योग्राफी देखोगे तो 2 मेन आइलैंड्स आते हैं न्यूजीलैंड के, नॉर्थ है देन साउथ है। कैपिटल देखेंगे वेलिंगटन आ जाएगी। लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है, यहाँ पे बड़ी सारी माउंटेन्स, वॉल्केनो तो देखो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे जब भी रिंग ऑफ फायर की बात करी जाएगी। देन इंडिजिनस पीपल माउरी आ जाएंगे। तो लैंग्वेजेस 2 तरह की हैं, इंग्लिश भी है और माउरी भी है। डांस जो एसोसिएटेड है इनके साथ वो हाका डांस है। कीवी बर्ड यहाँ पे मिलते हैं। बाकी माउरी जो ट्रेडिशन है, यूरोपियन जो ट्रेडिशन है उसके साथ काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी है। इकोनॉमी देखेंगे अगर, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ड्रिवन, एसपीएस सैनिटरी फाइटोसैनिटरी ड्रिवन है। बाकी जो फ्रूट्स है, वूल है, मीट है, इसके लिए भी काफी जाना जाता है। डेयरी सेक्टर तो आपने लिखना ही लिखना है। टूरिज्म एंड एजुकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर न्यूजीलैंड के लिए है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट देखेंगे अगर, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब मोनार्की भी आ गया, डेमोक्रेसी भी आ गया। मतलब 3-4 शब्द ऐसे हैं जो शायद एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते पर फिर भी दिख रहे हैं आपको। नंबर 1 डेमोक्रेटिक, मतलब लोग आएंगे, वोट डालेंगे, फेयर इलेक्शंस करे जाएंगे। फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हाँ जी, मोनार्की जब भी आ गया तो क्या हुआ, राजा का बेटा राजा बनेगा या बेटी रानी बनेगी, जो भी है। तो मोनार्कियल सिस्टम आज भी आपको पार्लियामेंट के अंदर दिख जाएगा। बाकी कॉमनवेल्थ नेशंस का न्यूजीलैंड भी पार्ट है, इंडिया है तो ये है। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज ही उसका पार्ट हुआ करती थी, पर बाद में कॉमनवेल्थ का जो दायरा था वो भी ब्रॉडन कर दिया गया था कि और कंट्रीज भी यहाँ पे आ सकती हैं। डन। तो ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड अपडेट्स थे। की आउटकम्स में इसको ध्यान में रख लेना।
डायरेक्ट नहीं आएगा शायद इस पे क्वेश्चन कि सीधा बताओ न्यूजीलैंड और इंडिया का जो एफटीए साइन हुआ था, ये क्वेश्चन इकोनॉमी वाले सेक्टर में आएगा एफटीए के ऊपर, और पूछ लेंगे कि किन किन कंट्रीज के साथ रिसेंटली इंडिया ने एफटीए साइन करे हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमें साइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो एफटीए है वो आपका इकोनॉमी वाले सेक्टर पे ज्यादा फोकस करता है, तो इकोनॉमी ओरिएंटेड आपको ये देखना था। वहां पे यूके का एग्जाम्पल भी आना है, वहां पे ओमान का एग्जाम्पल भी आएगा, वहां पर न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल भी आएगा। ये कभी भी आपको ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि क्या की आउटकम्स निकल के आए, ये कलेक्टिव ही क्वेश्चन आएगा।